ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार से परमाणु मुद्दे और प्रतिबंध हटाने के लिए अहम मीटिंग चल रही है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आई जिससे ये समझा जा रहा है कि अमेरिका के किसी भी दबाव में अब तक तो ईरान नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत का ऐलान करते हुए कहा था कि हम ईरान के साथ सीधी बातचीत चाहते हैं और शनिवार को हुई बातचीत भी सीधी होगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। ईरान के बयान से ये पता चला है कि ये बातचीत ईरान की शर्तों के हिसाब से अप्रत्यक्ष यानी कि दोनों देश सीधे तौर पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका के साथ हो रही वार्ता ओमानी मध्यस्थता के साथ अप्रत्यक्ष रहेगी और सिर्फ परमाणु मुद्दे और प्रतिबंधों को हटाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे साफ हो गया है कि ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात नहीं मानी है और बातचीत अपने हिसाब से ही शुरू की है। ओमान में दोनों देशों के बीच ये मीटिंग काफी हद तक पॉजिटिव भी रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री की इस बैठक को व्हाइट हाउस ने एक कदम आगे बताया है। ओमान के सहयोग से हुई इस बातचीत को दोनों पक्ष लाभकारी मानते हैं और आगे की बातचीत के लिए भी सहमत हैं। बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बोकोई ने सरकारी टीवी पर दिए एक इंटरव्यू में कहा, बातचीत अप्रत्यक्ष रूप से जारी रहेगी, ओमान मध्यस्थ बना रहेगा, लेकिन हम भविष्य की वार्ता की जगह चर्चा कर रहे हैं। वार्ता केवल परमाणु मुद्दे और प्रतिबंधों को हटाने पर केंद्रित होगी। बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता शुरू करने से पहले ईरान को धमकी दी थी कि अमेरिका ईरान के साथ डील चाहता है। ट्रंप का कहना है कि हम चाहते हैं कि ईरान का परमाणु ताकत ना हो। अगर हम इस डील पर नहीं पहुंचते हैं तो ईरान के लिए परिणाम बुरे होंगे। साथ ही उन्होंने ईरान पर हमले करने की भी धमकी दी थी, जिनका नेतृत्व इजराइल करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच हुई हाई लेवल बातचीत को व्हाइट हाउस ने न्यूक्लियर डील की समाधान की दिशा में एक कदम आगे बताया है। इस बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके सोशल डिप्लोमेट स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए थे। ट्रंप के दूत ने इस बातचीत को सकारात्मक और रचनात्मक बताया है। न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए स्पेस मुहैया कराने के लिए अमेरिका ने ओमान को धन्यवाद किया है। व्हाइट हाउस ने कहा, ये मुद्दे बहुत जटिल हैं और विशेष दूत विटकॉफ का सीधा संवाद आज एक पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम हासिल करने की दिशा में एक कदम था। दोनों पक्षों ने अगले शनिवार को फिर से मिलने पर सहमति जताई है। आपको ये बताते चलें, ईरान और अमेरिका के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर कूटनीति का रास्ता विफल रहा तो फिर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद ईरान की तरफ से बयान आया था कि बातचीत के लिए धमकी की जरूरत नहीं होती है और उनके पास बातचीत का स्पेस है। सुप्रीम लीडर ने कहा था कि वो अमेरिका को बातचीत का एक मौका देना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत करने के लिए ओमान पहुंचे तो वैसे ही अमेरिका के शीर्ष अरब सहयोगी ने अपना पाला ही बदल लिया और वो सीधे इजराइल के विरोध में आ गया। यहां तक कि अमेरिका के सबसे बड़े अरब साझेदार ने घोषणा करके इजराइल को भी चौंका दिया। और तो और अमेरिका के अरब सहयोगी ने ईरान पर ट्रंप की नीति पर बड़ा प्रहार भी किया है। अमेरिका के अरब सहयोगी ईरान के साथ खड़े हैं, हालांकि ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो युद्ध हो सकता है। दरअसल सऊदी अरब ने 11 अप्रैल को कहा कि इजराइल पर अधिकतम दबाव डाला जाना चाहिए। दिलचस्प बात तो यह है कि अधिकतम दबाव का वो अर्थ निकाला जा रहा है जिसका इस्तेमाल ट्रंप ईरानी नीति के लिए करते हैं। सऊदी अरब ने गाजा में सहायता भेजने के लिए इजराइल पर अधिकतम दबाव बनाने की मांग भी की है। सऊदी विदेश मंत्री ने कहा कि सहायता प्रवेश को युद्ध विराम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गाजा युद्ध विराम पर अरब इस्लामिक मंत्री स्तरीय बैठक के बाद सऊदी के विदेश मंत्री ने बात की। फरहान ने विश्व से इजराइल पर मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए दबाव डालने का आग्रह भी किया है। आपको बता दें, 2 मार्च से इजराइल ने गाजा क्रॉसिंग बंद कर दी है और जरूरी वस्तुओं को अवरुद्ध कर दिया है, जबकि इजराइल का कहना है कि हमास सहायता का फायदा उठाता है और समूह को रोकने के लिए नाकाबंदी की जरूरत है और ये रोक हमास द्वारा युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और ज्यादा बंधकों को मुक्त करने से इनकार करने के बाद लगाई गई है। जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान का कहना है कि हमें तुरंत युद्ध विराम पर वापस लौटना होगा और ये टिकाऊ होना चाहिए और गाजा के लोगों की पीड़ा को दूर करने का एक रास्ता होना चाहिए और इसे फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के माध्यम से फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए अंतिम राजनीतिक समाधान का रास्ता खोलना होगा। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि इसे किसी भी तरह से गाजा में मानवीय सहायता की पहुंच को युद्ध विराम से नहीं जोड़ना चाहिए।
ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी सिद्धांतों का खंडन करता है और मानवीय सहायता गाजा में नागरिकों तक पहुंचनी चाहिए और उन्हें इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए और इसे युद्ध के उपकरण के रूप में मानवीय सहायता का उपयोग करने के रूप में माना जाता है। इसके साथ साथ फरहान ने फिलिस्तीनियों के विस्थापन के किसी भी प्रस्ताव की निंदा की है। सऊदी अरब के बयान में इजरायली नाकेबंदी की ईरान की निंदा की प्रतिध्वनि भी सुनाई दी है, लेकिन जिस तरीके से सऊदी अरब ने ईरान का समर्थन किया है उससे कहीं न कहीं अमेरिका के साथ साथ इजराइल को बड़ा झटका लगा जरूर होगा। लेकिन अब देखना होगा कि सऊदी अरब के इस पाला पलटी से अमेरिका अब किस तरीके का बयान जारी करता है और इस पर ट्रंप का क्या रिएक्शन होगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। हमास ने एक बार फिर एक बंधक का वीडियो जारी किया है। 3 मिनट 14 सेकंड के वीडियो में एक इजरायली बंधक नजर आ रहा है। बंधक की पहचान 21 वर्षीय इजरायली अमेरिकी सैनिक एडन अलेक्जेंडर के रूप में हुई है। एडन अलेक्जेंडर अमेरिका में पला बड़ा है। सबसे अहम बात यह कि इजराइल तक ये मानकर चल रहा था कि एडन मारा जा चुका है। उसकी लाश वापस पाने के लिए इजराइल लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन इस बीच हमास ने एडन अलेक्जेंडर का वीडियो जारी कर सबको हैरान कर दिया। 3 मिनट 14 सेकंड के वीडियो में एडन कहता है, मेरा नाम एडन अलेक्जेंडर है और मैं एक सैनिक हूं। मैं गाजा में पिछले 551 दिनों से बंधक हूं। अब ऐसा लगने लगा है कि हमारी किसी को चिंता नहीं है। हमें यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हम यहां इजरायली सरकार की वजह से फंसे हुए हैं। मैं हर दिन देखता हूं नेतान्याहू एक तानाशाह की तरह देश को नियंत्रित करते हैं। मैं यहां शारीरिक और मानसिक रूप से टूट रहा हूं। इससे एक हफ्ते पहले 6 अप्रैल को भी हमास ने 2 बंधकों का वीडियो जारी किया था। 2 मिनट के वीडियो में 2 इजरायली बंधक नजर आ रहे थे। दोनों ये बताते हैं कि कैसे इजरायली बमबारी में वो बाल बाल बचे और हमास के लड़ाकों ने ही उनकी जान बचाई। हम थोड़ी देर के लिए ताजी हवा में सांस लेने के लिए बाहर निकले थे। हमने आसमान में चांद और तारे देखे, लेकिन इजरायली सेना ने हम पर बम बरसाए। बम उस बिल्डिंग में गिरे जहां मुझे रखा गया था। भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। हम बच गए। हमें बस हल्की चोटें आई हैं। हमास लड़ाकों का बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली ताकि हमें बचा सके। मैं इजराइल के लोगों से अपील करता हूं, एक साथ आइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस सरकार पर दबाव बनाइए कि हम घर वापस जा सकें। हमास ने शनिवार को जो वीडियो जारी किया, उन दोनों बंधकों की पहचान बार कुपस्टाइन और मैक्सिम हार्किन के रूप में हुई थी। दोनों को 7 अक्टूबर 2023 को अपहरण कर गाजा ले जाया गया था। हार्किन के परिजनों ने भी वीडियो देखकर इसकी पुष्टि कर दी है। दोनों इजराइल के लोगों से अपनी सरकार पर दबाव बनाने की अपील करते हुए वीडियो में नजर आए थे। अब भी हमास के कब्जे में 59 बंधक। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 के करीब इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। 251 लोगों को हमास बंधक बनाकर अपने साथ गाजा पट्टी ले गया था। हमास का दावा है कि अब तक 59 बंधक उसके कब्जे में है। बंधकों की रिहाई को लेकर सीजफायर का ऐलान हुआ था। इसके तहत पहले चरण में हमास ने 33 बंधकों को छोड़ा था। उसके बदले में इजराइल ने भी 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया था। पहला चरण 1 मार्च को पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे चरण पर बात आगे बढ़ी ही नहीं। हमास ने अपनी नई डिमांड रख दी, जिसे इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। हमास चाहता था कि जब तक पूरी इजरायली सेना गाजा से वापस जानी शुरू ना कर दे, तब तक वो एक भी बंधकों को नहीं छोड़ेगा। इस पर इजराइल बौखला गया और सीजफायर तोड़ते हुए हमास पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए।